हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक होने लगा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, इससे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम इससे पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट ये करूंगा आप पहले जाके वो लेक्चर्स देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के कंप्लीट लेक्चर्स हैं, फुल बुक के। ओके, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। एप्लीकेशंस, इसके फायदे इस्तेमालात क्या क्या हैं उनको पढ़ेंगे अब हम। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में इसका काम होता है। अब मेडिकल इमेजिंग में किस तरह काम होता है वो आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर्स यूज देम टू डायग्नोज द डिजीज बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। रेडियो एक्टिव फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर्स बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, जिस स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो। अगर फर्ज करें किसी के लंग्स में मसला है तो लंग्स के पास इंजेक्ट करेंगे, किसी के ब्रेन में मसला है तो ब्रेन में इंजेक्ट करेंगे। टेक्नीटियम 99M, ये बहुत कॉमन सा एक आइसोटोप है जो कि मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल होता है। ये इसको इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा। डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव्स। अपना डॉक्टर्स जो है ना वो ये काम करते हैं कि फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन में और फिर देखते हैं कि ये फ्लूइड जो है ना किस तरह की रेडिएशन इमिट कर रहा है। देखें, जिस तरह हमने पढ़ा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमेशा हर टाइम हर वक्त उनमें से रेडिएशन निकल रही होती हैं। ठीक है, जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो उस टाइम भी रेडिएशन निकलेंगे उनकी। तो जहां पर बॉडी के ऑर्गन में अगर फर्ज करें लंग्स के किसी एक पार्ट के अंदर वो जब फ्लूइड मूव कर रहा होगा तो वहां पर उसकी रेडिएशन कुछ और होंगी। लेकिन लंग्स में अगर किसी भी स्पेसिफिक हिस्से में कोई खराबी होगी, कोई मसला होगा, तो वहां पर उसकी रेडिएशन उस जगह पर जब वो फ्लूइड पहुंचेगा फिर वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उसकी नेचर कुछ और होगी। जिस वजह से डॉक्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं स्पेशल कैमरास की हेल्प से कि मसला कहाँ पर है, किस पार्ट के अंदर है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये पैराग्राफ। तो ये पहली एप्लीकेशन थी हमारे पास टेक्नीटियम 99M की। तो इसके अलावा आगे भी एक दो एप्लीकेशंस और आएंगी, अब हम उसको भी देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पास हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं दो, इनको भी देखेंगे। व्हाई डज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन क्यों निकालता है। इसकी वही वजह है कि उसका जो न्यूक्लियाई होता है, उसका जो न्यूक्लियाई होता है, एटम है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई होता है वो होता है अनस्टेबल, तो इसमें से हर वक्त रेडिएशन निकलती रहती है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की बदौलत इसमें से रेडिएशन निकलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन निकालता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी। गिव एग्जांपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच डिसइंटीग्रेट टू गिव अ स्टेबल एटम। ये कोई भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। कहता है कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप की आप एग्जांपल दो जो कि डिसइंटीग्रेट हो, रेडिएशन इमिट करता 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 अपने आप को इतना कर ले कि वो किसी और एलिमेंट में अपने आप को कन्वर्ट कर ले, जिसकी तरह हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या डिस्कस किया। यहाँ पर आप देखें यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, तो कन्वर्ट कर रहा है थोरियम में और फिर एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसी तरह वो कहता है कोई ऐसी एग्जांपल दो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो जो कि डिकेइंग के प्रोसेस के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसी और स्टेबल एटम में, ऐसे एटम में कन्वर्ट करे अपने आप को कि वो आगे फर्दर रेडियो एक्टिव ना हो। तो हम कह सकते हैं कि यूरेनियम 230 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि डिके होता है किसमें, लेड 206 में। तो यूरेनियम कन्वर्ट होता है लेड 206 में। कन्वर्ट मींस कि वो डिके हो रहा है, वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है उसमें। और लेड 206 जो होता है ना वो स्टेबल एटम होता है। तो ये रिएक्शन जो है ना मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर होता है, लेकिन हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि यूरेनियम 238 कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेड 206। सो लेड 206 क्या है, स्टेबल एटम। तो होप सो हमने ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। यहाँ पर देखते हैं हम रेडियो एक्टिव डेटिंग, एक और एग्जांपल है, इसको पढ़ते हैं अभी। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिसको हम कार्बन डेटिंग का नाम भी देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई ये हमें किस तरह हेल्प फराम करता है, मदद देता है हमें कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का पॉजिटिव यूज किस तरह करें ताकि हम डिस्कवरीज वगैरह में इस्तेमाल कर सकें। अब कार्बन 14 का काम क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ इसका ओवरव्यू। देखें, हमारे जो बॉडी है, लाइफ लाइफ में इंसान की बॉडी हो गई, चाहे वो हो गई एनिमल्स की हो गई, चाहे वो प्लांट्स की हो गई। ओके, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं पूरी लाइफ स्पैन में ना उनके पूरे कहीं ना कहीं जो कार्बन है ना वो एब्जॉर्ब होती रहती है। किस तरह, हम जो मेन खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, रोटी खाते हैं, सालन खाते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो उसके अंदर वो भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ये बात तो हमें पता है पहले से। ओके, तो इसके थ्रू कार्बन हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट में अगर हम जब सांस लेते हैं
तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो गैसेज होती हैं, इनकी फॉर्म में भी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो कार्बन हमारी बॉडी में फिर आ गई। अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरता है, जिसने कार्बन अपनी लाइफ में बहुत एब्जॉर्ब की हुई है, जब वो मरता है तो उसके अंदर कार्बन रहती ही है। ओके, तो कार्बन की मुख्तलिफ टाइप्स थी, हमने पढ़े थे, मुख्तलिफ आइसोटोप्स थे, तो उनमें से कार्बन 14 भी उसके अंदर आता है। फर्ज करें कोई हमने अगर हमारी बॉडी ने अपनी लाइफ में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, उन्होंने अपनी लाइफ में हवा को अपने अंदर इनहेल किया होगा, तो हवा के कुछ पार्टिकल्स जो है ना उसके अंदर रह गए होंगे, तो इतना कार्बन का कुछ हिस्सा भी चला गया होगा, तो कार्बन का कुछ थोड़ा सा परसेंट जो है ना उसके अंदर कार्बन 14 भी होगा। ठीक है, कार्बन 14 भी होगा। अमूमन तो वो दूसरे ही होते हैं, कार्बन कार्बन 12 भी होता है अमूमन, लेकिन कार्बन 14 का भी कुछ हिस्सा होता है। तो जो कार्बन 14 जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब रह गया, अब उसकी हेल्प से जो है ना साइंसदान क्या करेंगे, कार्बन 14 चूंकि रेडियो एक्टिव है, वो रेडिएशन निकालता रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मरे हुए हजारों साल भी हो जाएं, फिर भी कार्बन 14 अंदर उसके रहता है और अपने आप को डिके कर रहा होता है, रेडिएशन निकाल के अपने आप को डिके कर रहा होता है, कम से कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से साइंसदान इस चीज को कार्बन 14 को डिटेक्ट करके उस बॉडी में से और अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बॉडी कितने साल पुरानी है। तो होपफुली ये जो मैंने बातें की हैं आपको समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल हो। ऑर्गेनिक मटेरियल बनता किससे? कार्बन से बनता है। विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 की रेडिएशंस को डिटेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पुराना था। द मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल फ्रॉम अ डेड प्लांट। तो फिर वो जो रेडिएशन अब डिटेक्ट करते हैं ना, तो उसमें वो देखते हैं कि कार्बन 14 अब कितना पुराना उसके अंदर है। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है ना, वो तकरीबन आप लगा लें कि 5700 साल की इसकी हाफ लाइफ है, यानी कि 5700 साल बाद वो अपने आप को आधा करेगा, और फिर मजीद 5700 साल लेगा मजीद आधा करने में। इस तरह करके अगर ना 5-5 हजार साल ले लेके ना वो अपने आप को कम से कम करता जा रहा है। तो इसी तरह विद द हेल्प ऑफ दिस आप देखें, जब वो एक कार्बन 14 फ्रेश था उसके अंदर, एक ऑर्गेनिज्म है वो जो नया नया मरा है, उसके अंदर कार्बन 14 अभी फ्रेश था बिल्कुल, तो उसकी जो रेडिएशन होंगी ना वो कुछ और होंगी। 5700 साल बाद जब कार्बन 14 अपनी हाफ लाइफ यानी कि आधी जिंदगी पूरी कर चुका होगा, फिर जो रेडिएशन डिटेक्ट होंगी उनकी नेचर कुछ और होगी। तो इसकी वजह से साइंसदान जो है ना अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी पुरानी कार्बन 14 की रेडिएशन आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये एनिमल्स, प्लांट्स, पीस ऑफ वुड या बोन जो है ना कितने पुराने पुराने हमारे पास हैं। ओके जी, द ओल्डर द सैंपल इज द लेस कार्बन 14 टू बी डिटेक्टेड। सिंपल वही बात, क्योंकि कार्बन 14 जो है वो अपनी रेडिएशंस उस बॉडी के अंदर से निकाल निकाल के अपने आप को कम से कम करता गया होगा। तो जितना पुराना ऑब्जेक्ट होगा, मतलब है उसने उसके अंदर उतनी ही पुरानी कार्बन 14 है, तो उसकी रेडिएशंस की नेचर कुछ और है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन 14 हमें कुछ और नेचर की जो ऑब्जर्व हम करेंगे वो कुछ और नेचर की होगी। तो ठीक है, होपफुली हमने बहुत डिस्कशन किया, मैंने इस बात पे समझाने की बहुत कोशिश की। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आपने वीडियो को दोबारा पीछे करना है और फिर से सुनना है इसको। फिर समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम चलते हैं जी इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो जी हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन हमसे ये कहती है कि जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ एंड मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर। तो मेटल्स के जैसे कि सरिया हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह की चीजों के, ठीक है, और कंक्रीट मिक्सचर्स हो गए हैं, जिस तरह बिल्डिंग्स बनाने में, लेंटर्स डालने में जो मिक्सचर इस्तेमाल होता है, इसके अंदर सीमेंट होती है, रेत होती है, बजरी होती है। अच्छा, इस तरह की स्ट्रेंथ की, मजबूती की, कुव्वत चेक करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्रैक्स वगैरह ऑब्जर्व करवाता है कि कोई क्रैक तो नहीं है इसमें, कि इसकी मजबूती कितनी है इस मटेरियल की, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम इसको मेजर कर लेते हैं। अगला है जी के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी जो है ना आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं। किस लिए? तो जनरेट चीप इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनर्जी हमें जनरेट करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम, जैसे कि यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम 239 इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये भी एक चीपर सोर्स है, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थोड़े से आइसोटोप्स होते हैं, ये उनका थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, लेकिन जो एनर्जी है उनकी वो बहुत ज्यादा जनरेट कर लेते हैं ये। तो ये इनका एक फिर पॉजिटिव एडवांटेज हुआ। आई कहता है कि ऑयल फील्ड्स के अंदर भी ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं कि ऑयल्स की डिस्कवरी के लिए। इन मेडिसिन देर यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशंस एंड डिजीजेस। मेडिकल की फील्ड के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं और डायग्नोस करने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए कि कौन सी बीमारी है,
मेडिकल कंडीशंस के लिए, डिफरेंट कंडीशंस की कौन सी बीमारी किस नौयत की है उसके बारे में पता लगाने के लिए, और क्या बीमारी है इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर। कैंसर का इलाज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ये, कैंसर के डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये, और थायराइड डिसऑर्डर यानी कि गले के मसले के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं कि मसला को तशखीस करना कि क्या मसला है जिसके बारे में डायग्नोस करना। ठीक है, और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर डॉक्टर्स इलाज डिस्कवर कर लेते हैं। तो जिस तरह के हम बड़ा मशहूर हमारे पास आयोडीन 131 है जो कि थायराइड के मसले को डायग्नोस करने में, उसकी निशानदेही करने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131 को। और जो कोबाल्ट 60 है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं कोबाल्ट 60 इस्तेमाल हो रहा है, और थायराइड के मसले को जांचने के लिए, पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन सारी। मैंने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है, काफी मजे मजे की बातें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अब हमारे पास एक और चीज रह गई थी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गैलियम के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं। कहता है गैलियम जो है ना वो क्या है एक्चुअली, वो भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट कौन सा है? मेटेलिक एलिमेंट है। उसकी नेचर क्या है? वो मेटल क्या है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 31, और इसका सिंबल होता है Ga। पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे ना Ga लिखा हुआ होगा कहीं पर, और जो एटॉमिक नंबर लिखा होगा 31 लिखा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा जी वो गैलियम होता है। अच्छा, गैलियम की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है वो बता रहा है। अच्छा, क्या खसूसियत है इसकी, क्या इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बिलो बॉडी टेम्परेचर होता है। यानी कि आप देखें, आपने कोई थोड़े ठंडे एरिया में लेट से अगर टेम्परेचर हो रहा है 25 सेंटीग्रेड, तो गैलियम हमें ऑब्जर्व होगा सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 37 सेल्सियस। जैसे ही आप अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड अपने आप को बना लेगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है, इसने कहता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इट डज नॉट इवेपोरेट। लेकिन जिस तरह मरकरी भी लिक्विड की फॉर्म में, जिस तरह मरकरी वो होता है थर्मोमीटर के अंदर, मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होता है। मरकरी तो इवेपोरेट कर जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके, लेकिन गैलियम की ये खसूसियत है कि वो इवेपोरेट नहीं करता। इवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ जाना, ये काम वो नहीं करता। तो अब आपने समझा गैलियम क्या है। गैलियम एक सॉलिड मेटल है। अगर हम 25 सेंटीग्रेड तक रखेंगे उसको तो सॉलिड ऑब्जर्व होगा हमें, लेकिन जैसे ही थोड़ी हीट इंक्रीज होगी, जैसे कि हम अपने हाथों में पकड़ लेंगे उसको, तो फिर वो फौरन ही मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर ये इवेपोरेट नहीं करता। तो ये इसकी खसूसियत है। तो हमने एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप का टॉपिक डिटेल से पढ़ा, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। 3 तरह की एप्लीकेशंस पढ़ी हैं हमने, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गैलियम के बारे में पढ़ी है। और यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।